क्योंकि छटे हुए कुछ कुछ जानकारी में फिर कुछ और पूछ दिया जाता है तो अपन बता नहीं पाते हैं, गलती हो जाता है, बार बार पढ़ के भी गलत क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसलिए हम डिटेल से ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं, 2-3 पेज में है तो पढ़ लेंगे। अपन जब बुक पढ़ने लगते हैं तो वही अच्छा लगता है, बुक का ही, नोट्स फिर अच्छा ही नहीं लगता है। हमने देखा है अपने अपने ये शिक्षण के करियर में कि वो कम मार्क्स भी आया है तो भी हम बुक से पढ़े हैं तो मेरे को अच्छा फील हो रहा था, और नोट्स से पढ़ते थे तो अधूरापन ही लगता था। तो फिर देखते हैं देवनागरी लिपि में विस्तार से। अब मैंने भी सोचा था कि बीच बीच में से छांट के बताऊं, और फिर सब इम्पोर्टेंट ही लग रहा है कि इसके बारे में जानकारी अपने को नहीं मिलेगी। तो देखिए, देवनागरी लिपि का जन्म और विकास कहाँ हुआ है? भारत में। भारत में 3 लिपियों के लेख मिलते हैं, तो सिंधु घाटी खरोष्टी लिपि तथा ब्राह्मी लिपि। 3 लिपियों के लेख भारत में, कितने लिपियों के लेख मिलते हैं? 3 लिपियों के लेख मिलते हैं। तो ये सिंधु घाटी और खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो सिंधु घाटी लिपि अभी तक पूर्णतः पढ़ी नहीं गई है। खरोष्टी लिपि के प्रमाणों में मुख्य रूप से सहबाजगढ़ी और तथा मानसेता में खरोष्टी के शिलालेख मिले हैं। इन दोनों का ही संबंध देवनागरी से नहीं है। तो तीसरी लिपि ब्राह्मी लिपि है, जो 500 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व में ब्राह्मी लिपि भारत में प्रायः सर्वत्र ही प्रयुक्त तो होती रही है। तो देखिए, ये जो है ना, ये समय, तो ये थोड़ा सा कुछ अंतर होगा, दो दो 2 साल या ऐसा कुछ, तो फिर देख लें, लेकिन ये ऑथेंटिक है। तो और भी बुक से देख लेना है कि क्या कितना अंतर है, लेकिन ये ऑथेंटिक है, दोनों ही मान्य होगा। तो ये है 500 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व तक, पूर्व में है, ये ध्यान में रखना है, ईस्वी पूर्व में है, ईस्वी पूर्व में है, ईस्वी से नहीं, ईस्वी पूर्व से है। ब्राह्मी लिपि में सर्वत्र ही प्रयुक्त होती है। आगे चलकर इसकी 2 धाराएं हो गई है, उत्तरी और दक्षिणी। किसकी? ब्राह्मी लिपि की 2 धाराएं हो गई है, उत्तरी और दक्षिणी लिपि। उत्तरी भाग की 4 प्रमुख लिपियों में से एक का नाम प्राचीन देवनागरी है। यह प्राचीन देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा के रूप में कुटिल लिपि से विकसित मानी जाती है। तो यह केवल ब्राह्मी लिपि का ही वर्णन है, ब्राह्मी, तो इसे ब्राह्मी प्राचीन होनी चाहिए। तो देखिए इसमें किस प्रकार से डिटेल से है। और ये उत्तरी दक्षिणी एग्जाम में तो कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं, और यूजीसी नेट में कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। जैसे कि अब जिस जिस अनुसार आया, सर्वनाम में आ गया था तो सर्वनाम पढ़ के जाएंगे, तो इस बार और कुछ भी आ गया था, तो इसलिए तो हमने सोचा डिटेल से ही पढ़ना सही है। प्राचीन नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा की एक लिपि कुटिल लिपि से विकसित प्राचीन देवनागरी का प्रचार उत्तरी भारत में रहा है। इस लिपि का उद्भव 700 के आसपास माना जाता है। तो ब्राह्मी लिपि उत्तरी धारा की लिपि कुटिल लिपि से विकसित प्राचीन देवनागरी का प्रचार उत्तरी भारत में हुआ है। तो प्राचीन नागरी लिपि का वो कहाँ पर हुआ है प्रचार? तो देखिए, उत्तरी भारत में रहा है, उत्तरी भारत में रहा है। इस लिपि का उद्भव 700 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ये 500 ईसा पूर्व है। अरे यहाँ पर ये जैसे विस्तार हुआ है, उद्भव माना जाता है ये, और जब विस्तार हुआ है 700 ईस्वी से आसपास माना जाता है। आवागमन के कारण यह प्राचीन नागरी लिपि दक्षिण में भी गई है, जहाँ से इसे नंदनी नागरी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में गई तो क्या है? नंदनी नागरी के नाम से जाना जाता है। देखिए, तो ये हृदय बहारी के बुक से है, तो ये पूछ सकता है कि इस लिपि का उद्भव कितने ईसा पूर्व मतलब उद्भव और आसपास माना जाता है। तो प्राचीन नागरी लिपि का, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा की ओर एक लिपि कुटिल लिपि से विकसित प्राचीन देवनागरी का प्रचार उत्तरी भारत में रहता है। इस लिपि का उद्भव ये है नंदीगिरी नागरी के नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य ग्रंथ लिपि में है। ओडिशा प्रदेश दक्षिण में इसका प्रचार 16वीं सदी तथा तक मिलता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि के शिलालेख इसी नागरी में उत्कीर्ण मिलते हैं। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक तो यह प्राचीन नागरी लिपि प्रचलन में ही थी।
बारहवीं शताब्दी से दक्षिण लिपि या देवनागरी लिपि का प्रचार हुआ है। तो देखिए यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। एक तो ये है, इस लिपि का उद्भव 700 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कौन? प्राचीन नागरी लिपि का, प्राचीन नागरी लिपि का नंदगिरी के नंद नागरी के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम ग्रंथ लिपि भी है, अन्य नाम ग्रंथ लिपि भी है। तो ये पीजीटी में भी पूछा जाएगा चयन एग्जाम में। तो वैसे ही दक्षिण में इसका 16वीं सदी तक मिलता है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि शिलालेख इसी प्राचीन नागरी में उत्तीर्ण मिलते हैं। 9वीं से 12वीं शताब्दी तो यह प्राचीन नागरी लिपि प्रचलन में है। 12वीं शताब्दी से 9वीं नागरी लिपि देवनागरी लिपि कहा गया। फिर वर्तमान नागरी लिपि का उद्भव, तब देखिए देवनागरी लिपि का जन्म और विकास, तो यहाँ पर जन्म और विकास है। तीसरी लिपि है ब्राह्मी लिपि, तो ये है ब्राह्मी लिपि का 500, और ये है प्राचीन नागरी लिपि। तो ये प्राचीन नागरी लिपि 700 ईस्वी पूर्व है। ये सब ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन नहीं करना है कि तीसरी लिपि ये है ब्राह्मी लिपि, इसका ये है, और ये प्राचीन नागरी लिपि का 700 ईसा पूर्व है। ये ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है, और ये 500 ईसा पूर्व ये है ब्राह्मी लिपि का। तो ये ध्यान में रखना है, इसी में कंफ्यूजन होती है। वर्तमान नागरी लिपि का उद्भव देखते हैं। वर्तमान नागरी लिपि और नागरी लिपि एक ही प्रकार का इसकी प्राचीनता है। इसके तथा इसके विकास के विषय में महामहोपाध्याय गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने भारतीय प्राचीन लिपि नामक ग्रंथ में लिखा है। 10वीं सदी के उत्तरी भारत की नागरी लिपि में कुटिल लिपि के अ आ घ प य स और स के सिर के 2 अंशों में विभक्त करते हैं, जैसे, परंतु 11वीं शताब्दी की वर्तमान नागरी से मिलती जुलती है और 12वीं शताब्दी से वर्तमान नागरी बन गई है। तो इसमें देखिए वर्तमान नागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ है। तो वर्तमान लिपि नागरी प्राचीनता तथा इसके विकास के महामहोपाध्याय गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा हैं वर्तमान के। ये है गौरी शंकर, महामहोपाध्याय हरिश्चंद्र गौरी शंकर। तो 10वीं शताब्दी में के उत्तरी भारत की नागरी लिपि में कुटिल लिपि के ये हैं वर्ण आ घ प य स और स से सिर के 2 अंशों का विभक्त मिलते हैं हमें। परंतु 11वीं शताब्दी में वर्तमान नागरी से मिलती जुलती एक 12वीं शताब्दी की वर्तमान नागरी बन गई है। 12वीं शताब्दी से लगातार अब तक नागरी लिपि की बहुधा ही एक रूप मिल चली आ रही है। ओझा के इस लेख से स्पष्ट वर्तमान नागरी लिपि का उद्भव हुआ है 1200 ईस्वी के लगभग हुआ है, जबकि प्राचीन नागरी लिपि 800 के बाद से 1200 तक हुआ है। तो नागरी या देवनागरी लिपि का विकास, इस लिपि के अनेक प्रमाण हैं 700 ईस्वी से मिलने लगते हैं। यद्यपि यह प्राचीन नागरी लिपि, फिर भी देवनागरी के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 800 ईस्वी में के लगभग है। तो देखिए पहले तो इन्होंने ये प्रमाण है कि ये आया है, और फिर जब प्रयोग हुआ है तो जयभट्ट ने किया है 800 के लगभग। कहाँ के? गुजरात के राजा जयभट्ट थे 800 ईस्वी शिलालेख में। अब देखिए यहाँ से मुख्य पॉइंट लग रहा है, लेकिन यहाँ ये भी जानना, अब बीच में इधर से प्रश्न बन जाएंगे तो ये जानेंगे तो इधर का नहीं। कभी तुक्का भी तभी सही होता है जब कुछ हम पढ़े रहते हैं। तो इसके बाद राष्ट्रकूट नरेशों ने कुछ शिलालेखों से पता लगता है कि उसके राज्य में भी नागरी लिपि का प्रचार था। तो राष्ट्रकूट नरेशों के कुछ शिलालेख में लगता है कि नागरी लिपि का प्रचार हुआ है। उत्तर दक्षिण में विजयनगर राज्य तथा कोंकण, मुंबई में भी इस लिपि का प्रयोग होता है। इस दक्षिणी प्रमाणों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि नागरी का प्रारंभ दक्षिण में हुआ है, और इतना होने पर भी यह लिपि मुख्यतः भारत लिपि मानी जाती है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जितने भी शिलालेख, ताम्र व पत्र शिलालेख मिलते हैं वे अधिकतर नागरी लिपि में ही है। तो यह लिपि आजकल हिंदी उपबोलियां और बोलियों सहित है। तो संस्कृत, मराठी और नेपाली के लिए प्रयुक्त होती है। महाराष्ट्र में इसे
नागरी ना कहकर बाल बोध कहते हैं। तो देखिए क्या है, किस लिपि को ये बाल बोध कहा जाता है? तो ये है नागरी देवनागरी लिपि को। नागरी का आरंभ दक्षिण में हुआ था। इतना होने पर लिपि मुख्यतः उत्तर भारत की लिपि मानी जाती है और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में हस्तलेख ताम्र पर लिखा गया है। अधिकतर नागरी लिपि में ही यह आजकल हिंदी की बोलियां हैं। संस्कृत, मराठी और नेपाली के लिए यह प्रयुक्त होती है। तो महाराष्ट्र में इसे क्या कहकर बाल बोध कहा जाता है नागरी लिपि को, देवनागरी नागरी लिपि। तो ये वर्ण अल्प देवनागरी ने भी अपना लिए हैं। तो इसी बाल बोध के नागरी में ने अ छ झ न अ प्र वर्ण अल्प देवनागरी ने भी अपना लिए हैं। आरंभ में देवनागरी के वर्णों पर सिरोरेखा नहीं लगाते थे। पहले सिरोरेखा ऊपर की लाइन होता वही सिरोरेखा होता है, तो वो पहले नहीं लगाया जाता था। अल्प देवनागरी में नहीं लगाया जाता था। तो इसी प्रकार अ घ म य के सिर दो भागों में बटे हुए थे और 12वीं शताब्दी से वर्तमान देवनागरी वर्णों का लेख देखा गया है, जो पता लगेगा कि इस लिपि को सुंदर बनाने का प्रयास आज तक हो रहा है। इस लिपि आज यह सुंदर लिपियों में मानी जाती है और छापाखाने ने तो इसके अनेक सुंदर आकार बनाए हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना है क्योंकि इसे बाल बोध लिपि मानते हैं। कहाँ पर? नागरी ने। नागरी ना कहकर ये मराठी और नेपाली के लिए प्रयुक्त है, तो महाराष्ट्र में इसे नागरी ना कहकर बाल बोध कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है। देवनागरी का प्रभाव देवनागरी के स्वरूप पर आधुनिक काल की अनेक लिपियों का प्रभाव पड़ा है। मुख्यतः फारसी, बंगला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी लिपियों का प्रभाव अनेक रूपों में दिखाई देता है। फारसी का न केवल लेखन पर प्रभाव पड़ा वरन उससे कुछ लगने की व्यवस्था की गई है, इससे अलगाव हो सका है। तो ये देखिए फारसी में क्या है, क में बिंदी लगता है नीचे। तो ये ख ग झ, तो ये फ, तो ये आदि का लेखन फारसी के अलगाव के लिए है। तो ये बिंदु फारसी लिपि को की देन है। ये बिंदी जो नीचे लगा जाता है, फजल, जैसे फजल नहीं बोला जाता है, बिंदी लगा देते तो फजल हो जाएगा। गजल, गजल ज होता है तो बिंदी लगा दिया तो गजल हो जाएगा, गजल। फिर तो ये है बंगला लिपि भी यद्यपि नागरी लिपि से भी विकसित मानी जाती है। बंगला लिपि भी जैसे अब देखिए पूरे देश में, पूरे भारत में कैसे कैसे विस्तार हुआ है बोलियों का। तो ये बंगला में पहले महाराष्ट्र, गुजरात के लिए देखा, अब बंगाल में देखा, देखते हैं कि लिपि। तो इसके चौकोर लेखन का प्रभाव नागरी पर पड़ा है। तो गुजराती लिपि भी नागरी लिपि का एक रूप है और यह शिरोरेखा सहित लिखित जाती है। कि हिंदी लेखन में कुछ लोग शिरोरेखा रहित देवनागरी का प्रयोग करते हैं, यह गुजराती प्रभाव है। तो मराठी प्रभाव के कारण अ और झ के दूसरे रूप अ और झ भी नागरी में आ गए हैं। तो अंग्रेजी लिपि भी का भी नागरी का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी कारण अंग्रेजी को ओ के लिए आ की मात्रा पर अर्धचंद्र जैसे दिख चिन्ह लगते हैं। यहाँ कॉलेज, तो देखिए का है तो अ लग जाता है, कॉलेज तो अ लग जाता है, अर्धचंद्र। तो अंग्रेजी के सभी कॉलेज नहीं होता है, चांद, ये चांद लग जाता है तो आ हो जाता है। तो विराम आदि चिन्ह, विराम चिन्ह बिंदु को छोड़कर नागरी में आ गए हैं। तो अंग्रेजी के भाषा के वैज्ञानिक ध्वन्यात्मक चिन्ह भी नागरी में आए हैं, जो भाषा विज्ञान के ग्रंथों से मिलते हैं। अब यहाँ से देखिए और भी सभी इम्पोर्टेंट ही हैं। तो इसलिए क्या, पढ़ाई एग्जाम के लिए नहीं दिया जाता है, ज्ञान के लिए पढ़ाई होती है और फिर एग्जाम से पता अपने नंबर का ये रहता है कि हाँ इतना नंबर आया तो इतनी योग्यता है अपने पास। और यदि एक एग्जाम पास भी कर लिए योग्यता भी है,
योग्यता नहीं है, पास कर लिए कैसे भी, तो फिर हर जगह बेइज्जती महसूस होगी। ये तो पढ़ने के लिए दिया गया है, ज्ञान के लिए, तो उन्हें पढ़ना चाहिए। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या है? तो देवनागरी लिपि में जब वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टि से अनेक त्रुटियां हैं, उसमें वैज्ञानिक भी है। तो वैज्ञानिक त्रुटियों की ओर देखें तो उनमें त्रुटि जैसी देवनागरी से अनिवार्य से जुड़ी है, वह है उसकी अक्षरिकता। यही अक्षरिकता देवनागरी लिपि का विशेष गुण, क्योंकि इससे शब्द उच्चारण में, लेखन में समानता बनी है। तो ये देखिए, अक्षरिकता क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टि से अक्षरिकता उच्चारण व लेखन में एकता स्थापित करती है। अतः यह गुण न होकर गुण के दुर्गुण न होकर गुण है। उच्चारण में हम सामाजिक वर्ण का उच्चारण करते हैं, न कि स्वर और व्यंजन का अलग अलग उच्चारण। यथा रा को हम रा भी ही बोलते हैं, रा को हम रा ही बोलते हैं, और ना कि रा रा, मतलब जैसे कि रा में आ छुपी हुई रहती है, तो इस प्रकार लिखते हैं। रा में हलंत, तो आगे बाहर निकल आया, तो जैसे कि आ की अनुपस्थिति होगा तो हलंत लग जाएगा। तो पूर्ण ध्वनित देवनागरी में 4-5 की ध्वनियों के लिपि चिन्ह नहीं है। तो इसका कारण यह है कि इन ध्वनियों का उच्चारण ही संयुक्त ध्वनियों की तरह है, यथा न, लह, म, तो आदि। तो अतः ध्वनियों में पूर्ण ध्वनित क्या होता है? अक्षरिकता में तो ये देखिए ऐसा होता है, रा रा आ रहा है तो आ है इसमें जुड़ा हुआ। और ये देखिए पूर्ण ध्वनित में क्या है? पूर्ण ध्वनित में तो ये ला, ना, तो ये है आदि ध्वनियों की। हा इसमें है आधा ना के साथ पूरा हा है। तो वो संयुक्त रूप से लिखना ही उचित समझा गया है। कहा गया है कि देवनागरी में सभी ध्वनियों के लिए चिन्ह है। तो एक चिन्हता देवनागरी में 3-4 लिपि जिनको छोड़ के, लिपि चिन्हों को छोड़कर प्रायः सबके लिए एक ही चिन्ह है। जहाँ 2 लिपि चिन्ह है वह अन्य लिपियों का प्रभाव है। और मात्रा प्रयोग, देखिए एक चिन्ह में देवनागरी लिपि में 3-4 लिपि चिन्हों को छोड़कर प्रायः सबके लिए एक ही चिन्ह होता है। 2 लिपि चिन्ह है, अन्य लिपियों का प्रभाव। मात्रा प्रयोग, देवनागरी लिपि का सबसे बड़ा आरोप मात्रा का है। इसमें मात्राएं वर्ण के चारों ओर लिखी जाती है। वस्तुतः छोटी ई मात्रा को छोड़कर अन्य सभी मात्रा चिन्ह की स्थिति के अनुरूप नीचे के सामने आ गए हैं, अतः ये भी वैज्ञानिक है। तो भ्रामक चिन्ह, नागरी के 3-4 लिपि चिन्ह स्वल्प सा भ्रम पैदा करते हैं। वस्तुतः लिपि सीखने की वस्तु है, सीखने से उसमें कोई भ्रम नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति भ्रम को भ्रम्र नहीं पढ़ लेता। जैसे कि माँ भ्रम, तो ये भाव में ये रा की मात्रा लगेगी, नहीं पढ़ लेता। हाँ, खा आधा न अवस्था भ्रामक है। अब ख का समाधान नीचे के हिस्सों को मिलाकर तथा न के स्थान पर न का प्रयोग अपनाकर कर लिया गया है। तो भ्रामक चिन्ह ये ऐसे है कि जैसे यह है कि आधे में ऐसे आगे उल्टा नहीं लगता है, स्वल्प सा भ्रम पैदा होता है। तो भ्रम में देखिए इस प्रकार ये राइट है, ये ऐसा नहीं है भ्रम। तो हाँ में हाँ ख तथा आधा न, ये न का ये है खन हिस्सों को मिलाकर न के स्थान पर न का प्रयोग। ये है देवनागरी वर्गीकृत लिपि। देवनागरी लिपि को होने से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि। इसमें पहले समस्त स्वर की समस्त व्यंजन में उच्चारण का प्रयत्न आधार वर्गीकरण है। ध्वनि और उच्चारण, देवनागरी लिपि में चिन्हों के नाम से ध्वनित और इसके उच्चारण का, तो फारसी से अ, बे, स, ब, पे, प तथा अंग्रेजी में बी से ब, डब्ल्यू से व आदि बनते हैं। और देवनागरी में अ से अ, ब से ब आदि की लिखा समझा जाता है। तो एक चिन्ह एक ध्वनि देवनागरी में, अब देखिए थोड़ा सा एक एक बार देखते रहना बस, तो ध्यान में रहेगा। तो अपन फिर वहां पर
अनुमान भी लगा लेंगे एग्जाम में। चिन्ह एक ध्वनि है। देवनागरी में एक लिपि चिन्ह से ही एक ध्वनि बनती है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक है। तो एक चिन्ह एक ध्वनि देवनागरी में एक लिपि चिन्ह से ही एक ध्वनि बनती है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। रोमन लिपि में आधे से अधिक ध्वनियों को दो या दो से अधिक ध्वनि से बनती है, जैसे बी एस से है। अंग्रेजी में ऐसे होता है, बी एस से भा और सी एस डबल एस से छ होता है। तो देवनागरी ही ऐसी लिपि है जिसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के लिए अलग अलग चिन्ह लगती है। अब देखिए कि जैसे कि अंग्रेजी में ध्वनियाँ जो हैं वैज्ञानिकता के आधार पर, तो इसमें बी एच भा दूसरा लग जाता है, लेकिन ये देवनागरी में क्या होता है, हर्ष से दीर्घ लगता है। तो जैसा कि लिखा जाता है कि वैसा पढ़ा जाता है। देवनागरी में जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। लिपि में जिस स्वर को या मात्रा को जैसा लिखा जाएगा वैसा ही सर्वदा बोला जाएगा। तो रोमन के पीयूटी को पुट कहा जाता है, और ये बट को बट बोला जाता है। तो ध्वनियाँ एक होने पर भी उच्चारण भिन्न है। फारसी में यह निर्णय नहीं है कि मात्रा को क्या पढ़ा जाए। कोई बुलंद पढ़ता है तो कोई बुलंद पढ़ता। अतः सुपाठ्यता देवनागरी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक गुण है। तो आप देखिए ये इसमें क्या आएगा कि ये देवनागरी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक गुण क्या है। देवनागरी का सबसे बड़ा सुपठ्यता है। सुपठ्यता सुपठ्यता देवनागरी लिपि का सबसे बड़ा गुण है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम क्वेश्चन यही बन रहे हैं, जिस इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। तो पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि का सब वैज्ञानिक गुण क्या है, तो सुपठ्यता, ये याद रखना है। सुपठ्यता देवनागरी लिपि का गुण है। देवनागरी लिपि के गुण और विशेषताएं हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये कैसी लगी कमेंट्स कीजिएगा। तो अभी और देखें क्या, फिर समझ में नहीं आएगी तो आगे के क्लास में और देखेंगे, कि थोड़ा और देख लें। यहाँ तक है देवनागरी लिपि, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। देवनागरी लिपि के गुण और विशेषताएं भी देख लेते हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी पर्याप्त काल से भारतीय आर्य भाषाओं की लिपि रही है। ये क्या, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना, ये भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं। इनके द्वारा इनका भी पूछा जाता है। देवनागरी पर्याप्त काल में आर्य भाषाओं की लिपि है। आज भी हिंदी, मराठी, नेपाली और समस्त हिंदी बोलियों की यह लिपि है। भारत के संविधान में जब से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है, तभी से देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि का महत्वपूर्ण पद प्रदान है। कब से, जब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है तब से। यह लिपि संस्कृत भाषा की एकमात्र लिपि है, और संपूर्ण संस्कृत वार्ग में इसी लिपि में लिखित मिलता है। देवनागरी के अनेक गुण हैं। इसके कारण उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती है। यह गुण है। इसके स्वर तथा व्यंजन वैज्ञानिक रीति से क्रमबद्ध रूप में है। इसमें 14 स्वर तथा 33 व्यंजन है। तो 14 स्वर किसमें, देवनागरी लिपि में। 33 व्यंजन है। इसके अतिरिक्त अक्षत्रज्ञों संयुक्ताक्षर माना जाता है। यह लचीली प्रकृति की है। इसमें फारसी में की क ख ग ज ह को अपना लिया है, और फारसी को ये सब क ख ये अपनाया है। अंग्रेजी की ओ को ध्वनि के लिए अर्धचंद्र का प्रयोग स्वीकार किया है। तो ओ में ना, अंग्रेजी का ओ जो होता है वही चांद होता है, तो यहाँ चांद लगा दिया जाता है, तो ओ की मात्रा हो जाता है। जैसे कॉलेज, ओ को चांद, ये ओ को ही कॉलेज, ये चांद हो जाता है। तो ये जैसे कि कॉलेज होगा, और आ लगा दिया तो कॉलेज हो गया, इस प्रकार। तो ऐसा ध्वनि लेखन आता है। तो यह लिपि वर्णात्मक वर्णोच्चारात्मक है, अर्थात जिस वर्ण का अक्षर जैसा का वो जैसा उच्चारण होता है वैसा ही होता है, तो लेखन होता है। क ख ग आदि जैसे बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। इसके विपरीत अंग्रेजी और फारसी में बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं। तो यथा अंग्रेजी में बोलते और लिखते डब्लू और हैं, और मानते वह हैं। तो फारसी में बोलते आलिफ हैं, तो पर मानते अ हैं, आलिफ।
अलीफ। इसका प्रयोग प्रत्येक वर्ण उच्चारण प्रयोग का लेखन में एक सा ही रहता है, जबकि अंग्रेजी में नहीं। अंग्रेजी में जी से ज और ग दोनों बनते हैं, सी से स और सी एस से छ, सी और क, सी से क भी बनता है, च भी बनता है। तो देवनागरी में ऐसा नहीं होता है। देवनागरी में स्वयं की मात्राएं भी हैं, इसके उच्चारण और लेखनगत एकता बनी रहती है। हम बोलते हैं तो ये हम पर ये बोलते हैं तो हैं, पर यदि उसे तई लिखे तो त प्लस धन ई तो लिखे तो इसके उच्चारण में अंतर पड़ेगा। अंग्रेजी में मात्राएं ना होने से स्वरों को भी व्यंजन के बाद लिखना पड़ता है। इसके उच्चारणगत अवैज्ञानिकता आती है। इसमें संयुक्ताक्षरों को मिलाकर लिखने की अद्भुत विशेषता है। इससे ही भी उच्चारण लेखनगत एकता बनी रहती है। लेखन को लेखकर ही बताया जा सकता है कि संयुक्ताक्षर पर अंग्रेजी में सारे संयुक्ताक्षर भी अलग अलग लिखते हैं, जिससे लेखन संयुक्ता की हानि होती है। अंग्रेजी में पंक्तियों के लिए क्यों शब्द है, इससे नागरी के में लिखने पर देखते ही पता चलता लग जाता है कि क ऊ का प्रयोग रूप है, संयुक्त रूप है। अंग्रेजी में इसे लिखते हैं ऊ उफ उफ स्पष्ट, और ऐसा अंतर होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही ना, मतलब एक एक नज़र डिटेल से पढ़े रहेंगे तो कभी खालीपन महसूस नहीं होगा। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो अपन तुक्का भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो आगे अब कल बताएंगे, आगे के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आगे की कुछ भी पढ़ाएं तो आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिले। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।